नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी में सीटों की शेयरिंग को लेकर लगभग फॉर्मूला तय हो गया है, बात बन गई है और कुछ सीटें ही बताई जा रही हैं जिसको लेकर अभी भी मसला अटका हुआ है। इसीलिए हमने देखा कि बालासाहब थोराट जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद सामने वो लिस्ट आ सकती है जिसका इंतजार सबको है कि आखिर महाविकास अघाड़ी में कितनी सीटों पर कौन लड़ रहा है, कहां से कौन लड़ रहा है, ताकि जिस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की न्यूज आप सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उनकी तरफ से फैलाए जा रहे हैं। अगर आप उन तमाम वेबसाइट्स को अभी देखें और अगर आप टीवी चैनल्स को खोल के देखें तो आपको ये लगेगा देखकर कि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी जो है उसमें सब कुछ सारी बात जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, वो टूट चुका है। अब सब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। अब कोई बीजेपी के साथ जा रहा है तो कोई बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात कर रहा है। ये सारी खबरें आपको महाविकास अघाड़ी को लेकर सुनने और देखने के लिए मिल रही होंगी, लेकिन महायुति में क्या हो रहा है, महायुति में किस तरह का सरपुटव्वल हो रहा है, उसको लेकर आपको किसी भी तरह की खबरें आपको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल है उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर हम महायुति की भी बात करते हैं तो वहां पर भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है जिसमें से ज्यादातर सिटिंग एमएलएज हैं। अभी शिंदे या फिर अजीत पवार की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो अगर महाविकास अघाड़ी में वक्त लग रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर या लिस्ट सामने आए इसको लेकर, तो महायुति में भी आप ये देखें कि वहां तो कई अलग अलग चेहरे हैं जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, उनके वहां पर भी उसी तरह का लगभग हाल नजर आ रहा है। सवाल कई तरह के यहाँ पर उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए महाराष्ट्र में उतरेंगे या अमित शाह उतरेंगे तो उनके मंच पर क्या हमें वो तमाम नेता नजर आएंगे, जिसमें अजीत पवार की बात की जाए या फिर प्रफुल्ल पटेल की बात की जाए, इसी तरह के वो नेता अशोक चौहान जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, जिनको लेकर खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी तमाम तरह की बातें अलग अलग मंचों से करते रहे, क्या वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह उनके साथ मंच शेयर करेंगे? किन मुद्दों पर आखिर भारतीय जनता पार्टी और महायुति चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लगभग हर मुद्दे की अगर हम बात करें फिलहाल की, चाहे परिवारवाद की वो बात करते हैं, भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, चाहे राम मंदिर जैसा मुद्दा हो, 370 हो, ये तमाम डन एंड डस्टेड है और भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते जिस तरह की फिलहाल की परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी को वहां पर बहुत अच्छी बढ़त हासिल हुई थी और बीजेपी को बहुत बुरी शिकस्त वहां पर हासिल हुई थी। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि जो सीटों की शेयरिंग को लेकर लगातार जो बातचीत हो रही है उसमें कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर है अलग अलग जगहों से, और ये भी है कि जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें अलग अलग पार्टियों का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो अपने आप को एक तरह से असर्ट करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी खुश करना चाहते हैं। इस सब के बीच एक और अहम खबर जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, जिसको लेकर संजय राउत ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पैसों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि शिंदे ग्रुप की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया और शिंदे ग्रुप के की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं बाकायदा तौर पर उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए। कल हमने देखा था ये खबर सामने आई थी जिसमें गाड़ी पकड़ी गई थी, पुलिस ने पकड़ी थी जिसमें 5 करोड़ रुपए मिले थे और ये क्लेम किया गया संजय राउत की तरफ से कि 4-5 गाड़ियां और थी जिसमें जिसमें और पैसे थे। तो ये क्या अगर हम इसको देखें, इस खबर को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है और इसी तरह के इल्जाम लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी आपको याद होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए गए थे। तो ये बहुत गंभीर आरोप है और इसमें कितनी सत्यता है ये देखने की जरूरत है। और अगर ये पूरा मामला वाकई में अगर इसमें जांच होती है, सामने निकलकर इसमें मामला सामने आता है, तो ये बड़े सवाल ये पैदा करता है कि क्या आने वाले इलेक्शन में हम पैसों का इतना बड़ा
खेल या लेन देन हमें देखने के लिए मिलेगा। और उम्मीदवार कौन, जो उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं महायुति की तरफ से, या उन लोगों को जिनको वो अलग अलग सीटों पर, जो हमने हरियाणा मॉडल देखा जहां पर एक सीट पर 5-5, 6-6 कैंडिडेट जो है खड़े किए गए थे, इसमें बताया गया कि बीजेपी ने उन इंडिपेंडेंट या बागियों को सपोर्ट किया जिसके बिना पर उसने जीत हासिल की है। क्या वही फॉर्मूला वो महाराष्ट्र में भी लागू करने जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उभरकर सामने आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि महाविकास अघाड़ी में क्या सीटों की शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट हो चुका है, क्या किसी भी वक्त लिस्ट सामने आ सकती है, कहां पेच अटका हुआ है, और क्या महायुति में सब कुछ रोजी है? आखिर आने वाले वक्त में जब चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर होगा, कौन से वो मुद्दे होंगे जो भारी पड़ने वाले हैं? क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे, इन सब पर चुनाव लड़ा जाएगा? हरियाणा में हमने देखा और अभी हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनी हुई है। या फिर जातीय समीकरण, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप देख सकते हैं दो खास मेहमान मेरे साथ। सोहित मिश्रा है, जाना माना चेहरा है पत्रकारिता जगत का। सोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं, संदीप सोनवलकर जी, पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा है और कई दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, बेबाकी से वो अपनी बात को रखते हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में संदीप जी अगर आपसे करूं, मीटिंग का दौर तो इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी में चल रहा है। ये लग रहा है कि कुछ सीटें अभी भी हैं जिस पर पेच अटका हुआ है, लेकिन क्या वैसा ही है मामला जैसे सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि बाकायदा तौर पर खबरें प्लान की जा रही हैं ताकि ये बताया जाए कि महाविकास अघाड़ी में बिल्कुल परिस्थितियां जो हैं बिल्कुल बिखरी हुई हैं? कल आपने देखा होगा कि दो खबरें चलाई गई, संजय राउत अमित शाह से मिले हैं और उद्धव ठाकरे मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, और फिर वो खबरें जो है वो झूठी ही साबित हुई एक तरह से। अभी की स्थिति को फिलहाल आप कैसा देख रहे हैं, और क्या महायुति में सब कुछ रोजी रोजी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ कोई पिक्चर रोजी है, लेकिन इतना तय है कि चूंकि कांग्रेस के हम पत्रकारों को जिन्होंने कवर किया है, हमको आदत है, हमको खबर मिलती है, नेता खुद बताते हैं। देखिए, बीजेपी की एक बात की तारीफ भी करनी पड़ेगी, वो खबर बाहर नहीं आने देती। ये बात की तारीफ भी करनी पड़ेगी। आखिरकार जब संगठन की बात करते हैं, जब आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो क्यों आपके नेता बाहर आके खबरें देते हैं? इस पर तो रोक कहीं होनी चाहिए ना। इसको ठीक है, हम एक पत्रकार के तौर पर तो अच्छा मान सकते हैं, लेकिन जो खबरें आती हैं उससे बहुत सारी बातें बनती और बिगड़ती हैं। एक्चुअली दरअसल हुआ है कि चूंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को ये लगने लगा कि मुख्यमंत्री पद बस चंद्र कदम दूर है, तो इसलिए बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए और हर दावेदार अपनी तरह से खबर बता रहा है। इसलिए यही बात शिवसेना में, शिवसेना को लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद उनसे बस 4 कदम दूर है, तो वहां से भी खबरें प्लांट हो रही हैं। तो बहुत सारी खबरें खुद महाविकास अघाड़ी से प्लांट हो रही है और इसका फायदा बीजेपी ले रही है, क्योंकि बीजेपी में भी अपनी एक उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनका एक अपना सेटअप है जिससे वो खबरें प्लांट करते हैं, लोग खबरें लेते हैं, खबरें चलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि खबरों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ज़रूर है, सीटों पर खींचना इसलिए है कि दोनों तरफ, चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो, जीतने की उम्मीद दोनों को है। और ये असलियत है कि आज कोई ये नहीं कह सकता महाराष्ट्र में कि जीत कौन रहा है। दोनों तरफ कांटे की टक्कर बराबर की है। जो हरियाणा चुनाव से पहले माहौल था निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी का, उसमें बहुत हद तक बदलाव आया है। मॉरली तौर पे हम बोल सकते हैं, मानसिकता के तौर पे बीजेपी और शिंदे गुट जो पीछे बैकफुट पे था, वो अब एक तरीके से थोड़ा सा उत्साह उनके अंदर आया है, इसलिए वो काम भी कर रहे हैं। और जो हरियाणा ने सबक दिया वो ये कि बहुत सारे उम्मीदवार होंगे तो वोट कटेंगे। ये प्रयोग महाराष्ट्र में होने वाला है, इसकी तैयारी है। क्या इसके बरबक्स महागठबंधन के पास किसी तरह की कोई रणनीति है? मुझे तो अब तक नजर नहीं आती, और मैं मानता हूँ कि गठबंधन की रणनीतियां ही अपने तरीके से बननी चाहिए। जरूरी नहीं हर बात मीडिया को बताई जाए, हालांकि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि रणनीति रणनीति की तरह बननी चाहिए, खबरें खबरें की तरह होनी चाहिए, और ये अंतर यदि आप मेंटेन करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। क्या संदीप जी, आपको ये लग रहा है कि हरियाणा से सबक लेकर फूक फूक के कदम रखा जा रहा है ताकि जितने उठते हुए विरोध के स्वर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शांत किया जा सके? क्योंकि हमने ये देखा कि 250 के करीब एप्लीकेशन थी 90 सीटों के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की,
जिनको टिकट नहीं मिले वो बागी हो गए, बागी दोनों तरफ थे। लेकिन बगावत का फायदा बीजेपी उठाकर ले गई कांग्रेस के, और उसने कुछ इंडिपेंडेंट्स जो खड़े थे उनको भी सपोर्ट किया, और फिर हमने देखा कि सीटें इस तरह से बटी कि 20-25 सीटें इस तरह की रही जिसमें 1000-2000 इस तरह का फर्क रहा। तो क्या ये भी वजह है कि लिस्ट आने में इसलिए भी देरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बागियों को शांत कराया जा सके और कार्यकर्ताओं को खुश किया जा सके? जाहिर तौर पे कांग्रेस को ये खतरा हमेशा से है कि बगावत हो सकती है। अकेले वर्सोवा सीट पर 32 लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब सोचिए यदि एक सीट पर 32 एप्लीकेशन होंगी तो आपको तय तो करना होगा। जिसे नहीं मिलेगा वो नाराज होगा, और नाराज होगा तो बगावत करेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार बड़े सीनियर नेताओं को लगाया है। अशोक गहलोत हो, चाहे बाकी चन्नी हो, तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो मनाएं लोगों को और इस बार बगावत को कम से कम करें। हरियाणा से सबक जरूर तो कांग्रेस ने सीखा है और कोशिश भी की है कि उसको कमियों को दूर किया जाए, उम्मीदवार सही दिए जाए, इसलिए देरी हो रही है। और एक वजह ये भी होती है स्ट्रेटेजिकली भी, आप आखिरकार देखिए 25 तारीख से फॉर्म भरना है, तो अभी से आप अभी से कर देंगे तो बगावत की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए उसको जितना अंतिम, और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही, कांग्रेस तो कल यदि चुनाव शुरू होना है तो रात में लिस्ट देती है। ये कांग्रेस का कल्चर पहले से है, कोई नया कल्चर नहीं है कि कांग्रेस में उम्मीदवार को महीनों पहले बताया जाता। ये कल्चर कांग्रेस का हमेशा से है, तो कांग्रेस उसी कल्चर में काम कर रही है जिस कांग्रेस के कल्चर से आती है। अब निश्चित तौर पर भाजपा ने टिकट बांटी तो 60 जगह उनको बगावत का सामना करना पड़ रहा है, तमाम विरोध हो रहे हैं। तो ये रणनीति का पार्ट है और मुझे लगता है हर पार्टी को अपनी अपनी रणनीति बनाने का हक है और वैसे वो काम कर रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि पहले आप अपनी टिकटें बांटें और तीनों दलों में जो एमपी है उनमें किसी तरह की कोई आपसी खींचतान न रहे, आपस में समझौता करे और एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करे। वही इंपॉर्टेंट है। पिछले लोकसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर हुआ था, क्या विधानसभा में होगा? क्योंकि इस बार मराठा वोट बैंक को लेकर बड़ी सेंध लगती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर जरांगे पटेल जी उम्मीदवार खड़े करते हैं तो सीधा नुकसान महाविकास अघाड़ी को होगा, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट्स को वोट दिलाएंगे जो कटेंगे वोट। तो इस बार बीजेपी की रणनीति तो साफ हो दिख रही है। यदि कोई इसे पढ़ना नहीं चाहता तो अलग बात है। उनकी रणनीति साफ है कि जितने वोटों का बंटवारा किया जाए उतना अच्छा है। क्या रणनीति है एमबीए के पास, वो महत्वपूर्ण है। यदि एमबीए इसको सच में काउंटर करने में कामयाब होती है तब सत्ता के पास पहुंच सकती है। आज की स्थिति में दोनों ही दल अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम है वो अभी से तय कर देना असंभव है। जैसे जैसे कैंडिडेट आते जाएंगे चुनाव उस तरह से बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। सोहित, आपको क्या लगता है? आप लगातार ग्राउंड पे हैं, आप लोगों से लगातार बात करते रहते हैं। जो लोकसभा में सिचुएशन थी, क्या वो विधानसभा में आपको अलग नजर आ रही है? क्या जो सिंपैथी शरद पवार को मिली थी कि उनकी पार्टी तोड़ दी गई, या उद्धव ठाकरे को मिली थी, क्या वो लोकसभा में मिल गई और अब विधानसभा में परिस्थितियां अलग नजर आ रही हैं? जी देखिए, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, अगर आप इसे नॉर्थ बेल्ट जैसे काउ बेल्ट भी कहा जाता है उससे आप तुलना करें तो यहाँ पर मुद्दे हमेशा से अलग रहे हैं। एक कारण जिसकी वजह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ वो केवल इसलिए नहीं था कि शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे के लिए लोगों के बीच में सहानुभूति थी। आप महाराष्ट्र में राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ के अपने कई मुद्दे हैं, और मेरा ये मानना है कि यही चीजें विधानसभा में भी आपको देखने मिलेंगे। मैं लगातार नेताओं से मिल रहा हूं, अभी भी कहीं पर जा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं लगातार ग्राउंड पर बात कर रहा हूं। एक चीज जो मुझे समझ में आया है, 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखने वाले हैं, और उसी पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर महायुति काउंटर करने की कोशिश करेगी। पहला मुद्दा है मराठी अस्मिता का। एक एक कर आप यहाँ के इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र के बाहर ले जाना, उसे गुजरात ले जाना, यहाँ के नौकरियों को खत्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण महाराष्ट्र में किसानों का जो मुद्दा है वो अब भी लगातार बरकरार है, उसे लेकर भी अब तक कोई भी उन्हें राहत नहीं दी गई है। तीसरी बात, ये सहानुभूति वाला मुद्दा अब भी बरकरार है क्योंकि 2 महाराष्ट्र की जो बड़ी पार्टियां थी जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, आपने उन दोनों पार्टियों को तोड़ दिया, और जो उनके एक तो शरद पवार जिन्होंने खुद पार्टी बनाई थी और उद्धव ठाकरे जिनके पिता ने पार्टी बनाई थी, उनसे उनके पार्टी को छीना गया। ये मुद्दा अब भी बरकरार है। लेकिन बदला क्या वो आप समझिए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने 2 सहयोगियों के साथ लड़ने के बावजूद 48 में से केवल 17 सीटें जीत पाई। ये एक बड़ी वजह रही थी कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर केंद्र में सत्ता नहीं बना पाए। अब उन्हें समझ में आया कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, महाराष्ट्र में ये सारे मुद्दे नहीं चलेंगे। इसलिए आप देखें कि पिछले 3 महीने के भीतर एक के बाद एक इतने स्कीम्स लाए गए हैं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के स्कीम्स महाराष्ट्र में लाए गए हैं।
जैसे कि लाड़की बहन स्कीम है, ये ठीक उसी तरह की स्कीम है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम होती है, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारों को 6000 से लेकर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए भी यहाँ पर स्कीम्स लाए गए हैं। इसके जरिए जो कोशिश है उनकी वो ये है कि जो लोगों का गुस्सा है उसे कम किया जाए। जिस दिन चुनाव का ऐलान किया गया, आचार संहिता लागू हुई, उसके 24 घंटे पहले मुंबई के जो पांचों टोल हैं जहां पर 80% गाड़ियां चलती हैं यानी स्मॉल व्हीकल्स चलती हैं, उस टोल को माफ किया गया। ये एक तरीके से फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं जनता के गुस्से को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक जनता के गुस्से को आप खत्म नहीं करेंगे तब तक वोट आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप इसे दूसरे तरीके से देखिए, अगर महाराष्ट्र की आप बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आप मुझसे माने तो सबसे बड़ा अगर कोई लूजर फिलहाल है या सबसे कमजोर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। शिवसेना 2 टूट गई, एनसीपी 2 टूट गए, कांग्रेस 2019 के लोकसभा में 1 सीट जीत पाई थी, वो 13 सीट जीत जाती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट जीतती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीटें, यानी अगर इन्हें आप साथ में ला दें तो 16 सीटें वो जीत जाते हैं। एनसीपी में शरद पवार 8 सीटें जीतते हैं, अजित पवार 1 सीट जीतते हैं, इन्हें आप साथ में ले लें तो 9 सीटें हो जाती हैं। तो अगर आप देखें तो हर जगह पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। केवल भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 23 सीटों पर जीत पाई थी, वो 9 सीटों पर आ गई, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह हर किसी ने आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो अब भी जब चुनाव लड़े जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जब आखिरी बार महाराष्ट्र में आए थे तब वो ठाणे पहुंचे थे जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, और वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। यानी आप समझिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके जो 2 सहयोगी हैं वो बहुत काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए उन्हें वो छोड़ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते हैं। और रही बात ये जो बगावत की बात या फिर जो बातें टीवी पर चलती हैं उस पर भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत अहम किस्सा है। जो यहाँ की जो मराठी चैनल्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बीट कवर करने वाले पत्रकार ये कहते हैं कि संजय राउत ने अमित शाह से मुलाकात की, ऐसा उन्हें कांग्रेस ने बताया। आप इसके पीछे के पूरी साजिश को समझिए। एक तो वो बीजेपी को कवर करने वाले पत्रकार हैं जो कहते हैं कि उनको कांग्रेस ने बताया कि संजय राउत और अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई। इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही इसका ऐलान होता है, महाराष्ट्र के जो विरोधी पक्ष नेता हैं विजय वडेट्टीवार, दिल्ली से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर पत्रकारों से बात करते हैं, यहाँ पर संजय राउत आकर लोगों से बात करते हैं, और एक तरीके से जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है उसे खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जरूर कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर मतभेद हैं, लेकिन क्या मतभेद केवल महाविकास आघाड़ी में है? तो जवाब है नहीं। अगर आप अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई सागर बंगला जहां पर देवेंद्र फडणवीस बैठते हैं वहां पर चले जाएं तो पिछले 48 घंटे में ना जाने कितने नेता वहां पर आकर उनसे मिलकर गए हैं जब हम बात कर रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि उन्हें टिकट दिया जाए, उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाए। परिवारवाद का बात आता है तो लगातार जो पहले लिस्ट आए हैं उसमें आशीष शेलार के भाई से लेके ऐसे तमाम लोग हैं परिवार के लोग जिनको टिकट दिया गया है। यहाँ तक कि बगावत के सुर यहाँ पर ये सुनाई देते हैं कि नवी मुंबई में अगर आप देखेंगे तो पिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके बेटे ने आज जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने एनसीपी शरद पवार के गुट को ज्वाइन किया है, वहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हो दोनों तरफ रहा है, लेकिन जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है खासतौर पर टीवी मीडिया में, वो केवल महाविकास आघाड़ी के मुद्दों को दिखाया जा रहा है। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं आज बाला साहब थोरात जो 8 टाइम एमएलए हैं, संगमनेर महाराष्ट्र से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो शरद पवार से मिले हैं, वो उसके बाद उद्धव ठाकरे से मिले हैं। और जब हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की लगातार मीटिंग चल रही है मुंबई में, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सीट बाय सीट विनेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट डिसाइड किया जा रहा है। ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं से मैंने पूछा कि देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि शिवसेना को 100 दे दें या 80 दे दें और कांग्रेस 100 ले ले और शरद पवार 80 ले ले, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम विनेबिलिटी के हिसाब से, यानी हर एक सीट पर कौन कैंडिडेट होगा कि विनेबिलिटी बढ़ सकती है, उसके आधार पर हम सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए भी देरी हो रही है। लेकिन जो मेरी जानकारी है आने वाले 24 से 48 घंटों में सारी चीजें साफ हो जाएंगी और एक तरीके से जो सीट शेयरिंग से लेकर जो सीटों की लिस्ट है वो भी बाहर आ जाएगी। जी संदीप जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक और सवाल इससे कनेक्टेड मेरे पास सोहित आपके लिए है, और सवाल ये है कि
जो हमने हरियाणा में ये बताया गया कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट करके, हालांकि मैं लगभग 20-25 दिन वहां पर थी, मैंने इस तरह का कोई इशू वहां पर नहीं देखा, क्योंकि पहले ये काम करता रहा, लेकिन इस बार जिससे भी बात की वो हर कोई ये कहता था कि नहीं, 36 बिरादरियां मिलकर लड़ रही हैं, हम सब साथ हैं, और तमाम सीटों पर मैंने खुद देखा, लोगों से मैंने बात की, लेकिन बाद में ये कहा गया कि देखिए जाट वर्सेस नॉन जाट किया गया, बिल्कुल अंदर, एकदम अंदर खाने ये काम किया बीजेपी ने, जिसका फायदा उसको मिला। कहीं ना कहीं वो उसने जो फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं उसने कुरेदी डेवलप की और उसका फायदा उसको मिला। क्या महाराष्ट्र में भी मराठा नॉन मराठा की सियासत जो होती रही है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि शिंदे अजीत पवार की बात करें तो 2 मराठा नेता उनके पास हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। 2019 में हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस ने सोचा कि चलिए मराठाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन ओबीसी कोटे से मराठा जो है वो अपना आरक्षण चाहते हैं, तो क्या ओबीसी वर्सेस मराठा हो सकता है? क्या इसका भी फायदा कुछ उठाने की कोशिश कर सकती है बीजेपी, या आपको लगता है ये दाव उसको उल्टा पड़ सकता है? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा जो है सबसे बड़ा वोट बेस है। लगभग 35% यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो मराठा समुदाय से आते हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी मराठा समुदाय को नाराज नहीं करना चाहिए, ये रहा नंबर एक। दूसरा, जो अभी मराठा आंदोलन लगातार चल रहा है उसके केंद्र बिंदु में है देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। आपको ये समझना होगा कि ये मराठा आंदोलन फिर से बड़ा क्यों हुआ। लगातार आरक्षण की मांग हो रही थी, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जब इस मांग को कर रहे थे तब पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद सभी मराठा समाज के लोगों के पास ये संदेश गया कि लाठीचार्ज किया जा रहा है क्योंकि हम आरक्षण मांग रहे हैं। और क्योंकि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, तो अगर आप मनोज जरांगे पाटिल के भाषणों को भी देखें तो लगातार वो देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते आए हैं और लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। मराठा समाज की ओर से भी कैंडिडेट्स खड़े किए जाएंगे इस चुनाव में। अब रही बात, जरूर मराठा समाज के सामने ओबीसी समाज आता है, लेकिन अगर आप इसमें देखें कि अगर आपने जैसे कहा कि एकनाथ शिंदे मराठा समाज से आते हैं, तो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो ओबीसी समाज से आते हैं। छगन भुजबल जो अजित पवार के साथ है एनसीपी से, वो लगातार कई मुद्दे उठा रहे हैं। धनगर समाज का मुद्दा है, तो ऐसे तमाम मुद्दे बरकरार हैं, लेकिन केवल समाज के नाम पर यहाँ पर वोट फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मराठा समाज किस तरफ जाएगा उससे बहुत सारी चीजें तय होंगी, उन्हें शांत करने की कोशिश भी की जा रही है। और मनोज जरांगे पाटिल के जहां पर एकनाथ शिंदे से, क्योंकि वो मराठा भी हैं, वो लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, उनसे संबंध अच्छे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे में वो किस तरफ जाकर वोट करेंगे? और क्योंकि खुद बीजेपी के जो मराठा नेता हैं, प्रवीण दरेकर से लेकर प्रसाद लाड तक, माफ कीजिए, प्रसाद लाड लगातार बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो मनोज जरांगे पाटिल को भी चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए जो मामला है ये पेचीदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये जो लाड़की बहन स्कीम लाया गया है, इसे एक सिस्टमैटिक ब्राइब के तौर पर आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि ये स्कीम इनके मैनिफेस्टो में नहीं था। जब ये लोकसभा में चुनाव हारते हैं और विधानसभा आ रहे हैं, उसके ठीक पहले ये महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात करते हैं, और अक्टूबर महीने में ही इन्होंने नवंबर महीने का भी पैसा दे दिया है। क्या जरूरत थी? अब तो नवंबर महीने में दे सकते थे, लेकिन नवंबर में चुनाव है तो उसे भी अभी दे दिया गया है। अब इन सारे चीजों का कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कास्ट एक फैक्टर जरूर है, लेकिन उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी पर भी उतना और कोई भी मौजूदा स्थिति में मराठा समुदाय को नाराज करता हुआ नजर नहीं आ सकता है। जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सोहित, और सवाल यही है संदीप जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को नहीं गंवा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र को गंवाना इसका मतलब सेंटर जो है वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परिस्थितियां उसके लिए बदल जाएंगी, क्योंकि ये वो 2019 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 240 वाली है जो कि बैसाखियों पर टिकी हुई है अभी भी। और अगर महाराष्ट्र हारे तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा से बहुत बड़ा स्टेट है, 288 सीटें हैं, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र का हम वो सब कुछ होता हुआ देखेंगे जो शायद हमने पहले नहीं देखा? और मैं बात कर रही हूँ जो राजनीतिक गंदगी होती है उसकी, जिसमें पैसे का अथाह इस्तेमाल होना, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना, जातियों की गोलबंदी होना, और वो उस तरह के तमाम बयान होना जो शायद नहीं होने चाहिए, वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पिछले 5 साल से यही हो रहा है महाराष्ट्र में। अब और क्या होगा इसका हमको शायद देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि
कुछ कम हुआ है, सब कुछ हो चुका है। पैसे का खेल भी हुआ, पार्टियां भी टूटी, घर भी टूटे और तमाम इधर से उधर गए, लोगों ने आस्थाएं बदली, सरकारें बदली, गवर्नर साहब ने गलत फैसले लिए, उनको कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो महाराष्ट्र में अब इससे और कितना नीचे जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई और कुछ बाकी बहुत रह गया है। हाँ, बयानबाजी, क्योंकि चुनाव का समय होगा तो चुनाव में बयानबाजी तो होगी और आरोप भी लगेंगे और प्रत्यारोप भी लगेंगे दोनों तरफ से। बीजेपी जाहिर तौर पे, बीजेपी ने इस बार थोड़ी सी चालाकी ये की है कि हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी से हटा के एकनाथ शिंदे की तरफ लेके गए। एकनाथ शिंदे अपने आप को हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बयानबाजी का सिलसिला वहां से लाया जाएगा, धर्म का कार्ड वहां से खेला जाएगा और भाजपा अपने दूसरे कार्ड खेलेगी। तो ये कार्ड खेलने का सिलसिला तो चुनाव में चलेगा। पैसे का जहां तक सवाल है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का चुनाव इस बार सबसे महंगा चुनाव, इतना मैं कह सकता हूँ। तो आमतौर पर एक कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनका ये कहना है कि 10 से 15 करोड़ के आसपास का प्रत्येक व्यक्ति को खर्च दिख रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना करोड़ का एक खर्च चुनाव में दिख रहा है। तो महंगा चुनाव तो है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वोटर को आप इस बार सबको कन्विंस करना है। 6 पार्टियां, वोटर के पास बहुत सारे विकल्प है। 6 पार्टियां तो ऑफिशियल है, उसके अलावा और 4-5 है, तो कुल मिला के 11-12 पार्टियां छोड़ रही है। तो एक एक वोट की कीमत है, मेहनत करनी है सबको। तो ये सब चीज़ें तो होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन अपना नरेशन, मैसेज, देखिए 2 बातें हैं, मैसेजिंग और मैनेजमेंट। इसमें जो कामयाब होगा वो चुनाव में कामयाब होगा। मैसेजिंग तो अभी तक महाविकास अघाड़ी बेहतर करती रही। हरियाणा के बाद जरूर चित्र बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा के बाद मनोबल पे भी असर पड़ा है। उसको आगे, उससे आगे जाना है। जो कैंडिडेट आ जाएंगे तो शायद बात आगे बढ़े। भाजपा का ये कि मैनेजमेंट पे उनका ज़्यादा जोर है। वो चुनाव मैसेजिंग से ज़्यादा इस बार मैनेजमेंट पे ज़्यादा खेल रहा है। तो उनका मैनेजमेंट कितना प्रखर रहता है उसके ऊपर बहुत कुछ बातें तय होंगी। जातियों को बांटना, जातियों की गोलबंदी, सब इस बार महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा महाराष्ट्र में जो ना देखने को मिले। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि वोटर भी इतना संभल कर, समझदारी से, एक बात समझिए कि महाराष्ट्र में शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑफ सोशल मीडिया है। लिटरेसी रेट भी महाराष्ट्र का 68% के आसपास है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में कोई बहुत कम लिटरेसी है। महाराष्ट्र में अर्बन वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, अर्बन सीटें बड़ी संख्या में है और ग्रामीण लोग भी अब बहुत समझदार हो गए हैं। तो वोटर बहुत समझदार है, वो सबकी सुन रहा है, करेगा अपने मन की। अब वो उसकी मन की बात किसके पक्ष में जाती है ये देखना है। जी, ज़ाहिर सी बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में सोहित, आपको शायद जाना है और लास्ट में आपसे बस एक सवाल आखिर में आपसे पूछ लेती हूँ और फिर मैं संदीप जी आपके पास लौट रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा में जो मुद्दे तमाम उठे, खास तौर पे ये लगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, चाहे आप राम मंदिर का इनॉग्रेशन उसी वक्त में हुआ, चाहे 370 की बात करें, चाहे छद्म राष्ट्रवाद की हम बात करें, जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है उसकी हम बात करें, वो लगातार कांग्रेस को कोसती रही, तमाम चीजें हमने देखी। उसका फायदा उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ और हमने देखा कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ गया और उसका खासा असर हमने पूरे देश भर में देखा। क्या विधानसभा के चुनाव को आप लोकसभा से इस लिहाज से अलग देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि संदीप जी ने भी कहा, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने विकल्प भी उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतने ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है। अब आप देख लें कि चाहे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी हो या फिर एआईएमआईएम हो, ऐसे तमाम लोग भी क्योंकि आने वाले हैं तो इसका असर जरूर देखने मिलेगा। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो जरूर जो असर है वो विधानसभा और लोकसभा से थोड़ा अलग होगा। उसके बीच में ये सारी जो स्कीम्स लाए गए हैं उसका भी कितना प्रभाव होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि एक सीट पर एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो ऐसे में जो नाराजगी है, जो लोग बगावत करेंगे, उसका भी असर होगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इस बार जो फैसला आने वाला है वो महाराष्ट्र के भविष्य को तय करेगा। इसके बाद तय होगा कि ये राज्य किस तरफ जाने वाला है। इस राज्य को जिसके लिए जाना जाता है, क्या ये उसी तरफ जाने वाला है या इसका भविष्य कुछ और है। जी, शुक्रिया सोहित आपका जुड़ने के लिए और संदीप जी आपके इस पास मैं लौट रही हूँ कि सवाल फिर वही हो जाता है कि आखिर फिर किन मुद्दों पर ये चुनाव पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का ये चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत कुछ तय करने जा रहा है आगे, ना सिर्फ महाविकास अघाड़ी के लिए बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए भी, कि उसके आगे के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो किस तरह से बदलते हैं। महाराष्ट्र अगर हारती है भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में उसके लिए क्या कुछ बदलने जा रहा है?
देखिए, अभी मैं इस बात की घोषणा या भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि कौन हार रहा है, क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़िट पोल की तरह पत्रकारों से सवाल पूछे जाएँगे। मुझे उस एक तरह की बात करना हाइपोथेटिकल बहुत कंडीशन सुरक्षित अगर हम ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन। देखिए, भविष्यवक्ता अभी बनने से मैं थोड़ा बचूँगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए इस बार भी वही साबित होना है कि असली शिवसेना कौन है, पुरानी या नई। असली एनसीपी कौन है, चाचा रहेंगे या भतीजा, ये भी एक साबित होना बाकी है। वोट काटने के लिए जितनी पार्टियाँ बाज़ार मैदान में आ रही हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। इसके अलावा देखिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री पे असर पड़ा है महाराष्ट्र में, और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। फार्म डिस्ट्रेस मतलब किसानों की परेशानियां अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण आज भी एक मुद्दा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दलित आरक्षण की बात हो, मराठा आरक्षण की बात हो, धनगर आरक्षण की बात हो, मुस्लिम आरक्षण की बात हो, अन्य जातियों के आरक्षण की बात हो, आदिवासियों के आरक्षण की बात हो, क्रीमी लेयर की बात हो, सब चीजें आरक्षण से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। कौन कितने तरीके से अपने बात को पहुंचा पाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या तीनों पार्टियां दोनों तरफ की एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करती हैं या नहीं करती। लोकसभा के बाद खुद बीजेपी ने कहा कि हमको अजीत पवार के आने का नुकसान हुआ, उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। और इस बार भी अजीत पवार की पार्टी सबसे कमजोर पार्टी नजर आती है, क्योंकि चाचा 84 साल की उम्र में भी रोज एक नए व्यक्ति को शामिल करते हैं और अपनी ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो शरद पवार की परफॉर्मेंस ये बता देगी कि भाजपा को कितनी सीटें कम पड़ेंगी बनिस्पत लोकसभा के, क्योंकि इस बार जो है शरद पवार जो है सीधा कई जगहों पर बीजेपी से मुकाबले में सबसे ज्यादा मुकाबला एनसीपी अजित पवार के साथ है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये बदलाव आएगा। दूसरा बदलाव आएगा कांग्रेस के अंदर भी। कांग्रेस को भी ये बात समझनी होगी कि वो अकेले दम पर नहीं जीती पिछला चुनाव। पिछला चुनाव गठबंधन में जीता गया चुनाव है, तो कांग्रेस को जो वोट मिले उसके पीछे उद्धव ठाकरे की मेहनत है, शरद पवार की रणनीति है। तो तीनों को जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमको मिलकर लड़ना है, तब तक चुनाव के परिणाम ऐसे ही रहेंगे, जो करने की कोशिश खैर तौर पर भाजपा करेगी। जहां तक सवाल रहा चुनाव परिणामों का, तो चुनाव परिणामों के दूरगामी असर होंगे, न केवल केंद्र पर, देश पर, महाराष्ट्र पर, निश्चित तौर पर। क्योंकि ये चुनाव दोनों के लिए, यदि चुनाव जीत गई भाजपा तो 2.5 साल बड़े आराम से कटेंगे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होना है, फिर दिल्ली का चुनाव होना है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होना, तमाम चुनाव आसान होंगे। हार गई तो जाहिर तौर पर सवाल लीडरशिप पर उठेगा, क्योंकि हरियाणा एक छोटा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, तो ये तमाम सवाल तो उठेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट समय अगले 3 दिन दोनों पार्टियों के लिए ये है कि अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वोटरों को ये संदेश जाए कि सब मिलकर लड़ रहे हैं। यदि ये संदेश गया वोटरों में लगातार, जिसकी भाजपा कोशिश कर रही है कि एमबीए में झगड़ा है, एमबीए में झगड़ा है, खुद एमबीए के नेता भी इस बात को कहने में गुरेज नहीं करते। यदि वो इस बात को सहमत हो जाए, जो राहुल गांधी ने परसों डांटा भी कि भाई हमको लड़ना नहीं है, साथ में रहना है, चाहे 1-2 सीट इधर उधर हो जाए, यदि इस लड़ाई से आगे बढ़कर रणनीति पे काम करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जीत बहुत दूर है। मेहनत दोनों तरफ को करनी होगी। कांग्रेस की सिर्फ मजबूरी ये है कि कांग्रेस ने पिछले 4 महीने में संगठन पर उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा बड़ी सक्सेसफुल थी, भारत जोड़ो यात्रा सबसे सक्सेसफुल यदि कहीं तो महाराष्ट्र में हुई, उसका एक बड़ा फायदा मिला। उद्धव ठाकरे ने जो सभाएं की पिछली बार, उसका बड़ा फायदा हुआ। इस बार उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी तक वो सभाएं नहीं कर पाए। राहुल गांधी भी अभी महाराष्ट्र में बहुत कम आए हैं। संगठन कितना साथ देता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक जो अंतिम प्रश्न है वो ये कि देखिए, माइनॉरिटी वोट की बात आप छोड़ दें, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको कांग्रेस के पास जाना है। मराठाओं के पास ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं लगातार, और जरांगे पाटिल भी कर रहे हैं। अब रहा सवाल दलित वोट का, तो दलित वोट भी उस तरह से मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास कांग्रेस का उतना आएगा जितना पिछली बार आया। उतनी कोशिश करनी पड़ेगी। पिछली बार बहुत सारे मुद्दे एक साथ जुड़े हुए थे, इसलिए दलित कंसल्टेशन बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। संविधान आरक्षण का मुद्दा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पैसे बांटे गए हैं, जो खासतौर पर लाडली बहन है, उसका असर नहीं। उसका असर आमतौर पर 3 से 4% माना जा रहा है। पिछली बार महाराष्ट्र में वोटों का अंतर सिर्फ 1% वोट का था। तो यदि 4% वोट इस तरह से जो पैसे बांटे गए हैं, चाहे लाडली बहना में हो, चाहे जो बेरोजगार लोगों को हो, इसका असर तो दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीबीज बांटे। फ्रीबीज की राजनीति तो केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक, मतलब चाहे कर्नाटक की बात करें चाहे तेलंगाना की बात करें, सब आजकल इस दौर में है कि चुनाव से पहले कुछ बांटा जाए, शायद उसका असर हो जाए। तो इसका असर काउंटर करने के लिए आपके पास क्या नैरेटिव है? मैं फिर कह रहा हूँ कि रणनीतिक चुनाव है। भाजपा तमाम हथियार चलाएगी, हथियार चलाएंगे। रणनीति एमबीए को बनानी पड़ेगी, और रणनीति मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जो होनी चाहिए वो
आपके सारे नेता सामूहिक तौर पर प्रचार करें और मुद्दों पर जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है और उस रणनीति पे काम करना बेहद ज़रूरी होगा। यहाँ पर आखिरी मेरा सवाल आपसे ये कि यहाँ पर आपको ये स्थिति, क्योंकि बार-बार लोग हरियाणा की बात करते हैं, जम्मू-कश्मीर की बात करना भूल जाते हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई है और वो भी एक तरह से उसने वो जीत छीनी है और वो मुद्दे जो कि पूरे देश में बीजेपी भुनाती रही, उसके वो मुद्दे पूरी तरीके से नाकाम रहे और जम्मू-कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनी। हरियाणा की बात इसलिए भी क्योंकि वहां पर सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का था, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधे सीधे मुकाबला नहीं है। यहाँ उद्धव ठाकरे जैसे नेता हैं, शरद पवार जैसे नेता हैं, जो कि चाणक्य माने जाते हैं, खासतौर पर शरद पवार, और एक तरह के राजनीति के घाघ हैं वो। तो बीजेपी के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाना जो उन्होंने हरियाणा में अपनाए, क्या इतना ही आसान होगा, या आपको लगता है महाराष्ट्र की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है और उसको वो सब कर पाना उसके लिए उतना आसान नहीं होगा और वो खुद भी फूक फूक का कदम रखेगी, क्योंकि उसे पता है कि सामने मुकाबला किससे है। संदीप जी, लगता है संदीप जी से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जरूर बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि अभी आने वाला जो हफ्ता है वो जरूर बहुत सारी चीजें तय करने वाला है, जब दोनों ही तरफ से, चाहे महायुति की बात करें या महाविकास अघाड़ी की बात करें, दोनों की तरफ से सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला है वो खुलकर सामने आ जाता है, कौन कहाँ लड़ रहा है और फिर उसके बाद किस में कितने इस्तीफे होते हैं, कौन बागी होता है, और फिर जब रैलियां शुरू होंगी, जब चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर होगा, कौन किस तरह के मुद्दे उठाता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ महायुति की अगर हम बात करते हैं तो उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें जाती हैं, डबल इंजन की सरकार, उसमें महंगाई, बेरोजगारी अपने पूरे चरम पर है, वो सामने देखने के लिए मिलता है, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, वो साफ तौर पर हम देख ही रहे हैं। और किस तरह से दो दो पार्टियों को तोड़ा गया, जिस भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती रही, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार में वो शामिल है। तो ये तमाम मुद्दे जो लगातार वो देश में उठाते रहे, हालांकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कांग्रेस को कोसना परिवारवाद के नाम पर, या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार को इसमें घसीटना, ये सब उसके लिए महाराष्ट्र में उस तरह से काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन वो अपनी तरह से तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, पैसे का तक इस्तेमाल होगा, वो तमाम चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक स्वस्थ चुनाव में नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर अभी से ही देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।